नमस्कार। दोस्तों, इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है। किन्हीं कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना लाइव स्ट्रीम कर पा रहा था। ज़िंदगी में ऐसा कभी होता है, जब आप जो चाहते हैं, वो नहीं होता है और जो नहीं चाहते हैं, वो होता है। खैर, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है, जिसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक मनुष्य की अपनी-अपनी ज़िंदगी है, अपना-अपना समस्याएँ हैं। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, वो मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा कोई बात नहीं हो पा रही है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तब से जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उनको सॉल्व करने का शायद उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। आप लोगों को मालूम है कि मोदी की सरकार के टाइम में नोटबंदी लागू हुई। उसके बाद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, 35 से हटाया गया। ट्रिपल तलाक के ऊपर जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज में संवैधानिक फैसले दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के बारे में भी कानून बनाया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता नाम के कानून बने और भी बहुत काम हुए। आप लोगों को मालूम है कि रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ दिया था और वहां पर एक मस्जिद बना दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। वो एक अलग इशू है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही है और वो मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस का। ये सुनवाई 9 तारीख से शुरू हुई है। 9 तारीख को सुनवाई हुई, 10 तारीख को सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई है उसकी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऐसे मामलों में जो भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, जैसे कि राजीव धवन हैं, कपिल सिब्बल हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ये लोग हमेशा एक पर्टिकुलर पक्ष के फेवर में खड़े हो जाते हैं। वैसा इस केस में भी हुआ है। सुनवाई क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के बाद में थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में। लेकिन मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बैकग्राउंड ये है कि 1877 में सैयद सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज का उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों ने 1857 के बाद यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चालू की थी, उसमें मुस्लिमों का शामिल होना कम हुआ था और सर सैयद अहमद को लगा था कि अगर मुस्लिम्स लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो सिविल सर्विसेज में या बाकी नौकरियों में जा सकते हैं।
इस संस्था के माध्यम से इन्होंने मुस्लिम मूल्यों और सिद्धांतों को सावधानी पूर्वक संतुलित और संरक्षित करते हुए मुस्लिम समाज के बीच आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा को लोकप्रिय बनाने की मांग की। मुख्य रूप से इस्लामी विश्वास के व्यक्तियों के लिए एक संस्थान होने के बावजूद MAO मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अन्य समुदायों के लिए भी खुला हुआ था। अब ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों होने दी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारत डिवाइड एंड रूल के बल पे ही शासित किया जा सकता है। वहां की जो जमीन है वो किसने दी, किसने नहीं दी, वो एक अलग मुद्दा है, जिसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। 14 सितंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, इसको ब्रैकेट में हम लोग AMU अधिनियम कह सकते हैं, को MAO कॉलेज और एक अन्य मुस्लिम विश्वविद्यालय एसोसिएशन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नामक एक विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए पारित किया गया था। 14 सितंबर 1920 को AMU एक्ट पास हुआ था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। AMU अधिनियम की धारा 23 के अनुसार विश्वविद्यालय की अदालत विश्वविद्यालय के शासी निकाय में केवल इस्लामी धर्म से संबंधित व्यक्ति शामिल होने चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटी का जो कोर्ट होगा उसमें इस्लाम से संबंधित, धर्म से संबंधित व्यक्ति शामिल हो सकते थे। ये उनका रेजोल्यूशन में था। देश आजाद हो गया 1947 में। असल में देश को डिवाइड करने का सबसे बड़ा जो कारण था, या जिसको टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, पाकिस्तान नाम का जो शब्द का इजाद, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रांगण से ही निकला था। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती थी तो शायद देश डिवाइड नहीं हुआ होता था। देश डिवाइड हो गया, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिनको पाकिस्तान से भगाना था उनको भगा दिया गया। और उसके बाद 1950 में नेहरू जी ने लियाकत खान के साथ मिलकर के एक पैक्ट किया कि जितने लोग पाकिस्तान में रह गए वो पाकिस्तान में रहेंगे और जितने लोग हिंदुस्तान में रहे वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और उस चक्कर में फिर लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग पुरजोर तरीके से की थी वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ के लोग थे। वो लोग नहीं गए और वो यहीं रह गए। जो लोग गए भी थे वो लोग भी वापस आने के फिराक में थे, और अगर फिराक में नहीं थे तो यहाँ की जमीन जो है उन लोगों ने अपने भाई या रिश्तेदारों के नाम पे कर दी थी। तो 1951 में AMU अधिनियम में संशोधन किया गया। अब यह सोचिए कि 1947 में देश आजाद हुआ था, 1952 में इलेक्शन हुए, लेकिन उससे पहले जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने उसमें संशोधन किया। उसके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा मुस्लिम छात्रों को प्रदान की जाने वाली अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को समाप्त किया जा सकता था। इससे पहले वहां पर जो भी बच्चा पढ़ता था, जो भी छात्र पढ़ता था, उसको मुस्लिम शिक्षा दी जानी जरूरी हुआ करती थी। इसके अलावा संशोधन ने इस प्रावधान को हटा दिया जो विश्वविद्यालय के न्यायालय में केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करता था। जो वहां पे कोर्ट हुआ करता जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम धर्म को पालने वाला ही रहना चाहिए था, उसको भी उन्होंने हटा दिया था। अब ये बात चलती रही। नेहरू जी मई 1964 को स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए।
लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1965 में फिर से इस एमयू एक्ट में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। जो कोर्ट था एमयू का, वो सर्वोच्च शासी निकाय नहीं था, ये एक निकाय बन गया जिसके सदस्यों को विजिटर द्वारा नामित किया गया था। इससे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय वहां पर डायरेक्टर हुआ करते थे, बाद में विजिटर कर दिया और उसमें भारत के राष्ट्रपति को विजिटर बताया गया। मैनेजमेंट को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कार्यपालिका जैसे विश्वविद्यालय के अन्य निकायों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया था। कमेटी बना दी गई कि भाई ठीक है, इसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है। इस परिवर्तन को, इस अमेंडमेंट को अजीज बासा और दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1967 में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 ब्रैकेट में 1 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए संस्थान के अधिकार अनुच्छेद 26A, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के अधिकार अनुच्छेद 29, अनुच्छेद माने आर्टिकल की बात कर रहा हूं, 29, और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31 का भी उल्लंघन करता है। 20 अक्टूबर 1967 को चीफ जस्टिस के.एन. वांचू, जस्टिस आर.एस. बचावत, जस्टिस वी. रामास्वामी, जस्टिस जी.के. मित्तर और जस्टिस के.एस. हेगड़े की 5 जजों की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है और अमेंडमेंट को अपील कर दिया, बरकरार रखा। पीठ ने तर्क दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित किया गया था और ना ही प्रशासित किया गया था। ये बताते हुए कि अधिनियम एक केंद्रीय कानून के माध्यम से अधिनियमित किया गया था, अदालत ने कहा यह हो सकता है कि 1920 अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जब 1920 अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था तो इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था। बेंच ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन मुस्लिम अल्पसंख्यकों में निहित नहीं था। It was not vested with Muslims. अब देखिए 1967 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसको अजीज बासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देश में काफी उथल पुथल रही। 67 में इंदिरा जी ने इलेक्शन करवा दिए और दोबारा जीत करके आ गई। उसके बाद 71 में फिर से इलेक्शन हुए, इंदिरा जी फिर से जीत करके आ गई। 75 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। 77 में दोबारा चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी जीत करके आई। जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोरारजी की गवर्नमेंट को इंदिरा जी ने कैसे गिराया वो एक अलग बात है, वो यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जनवरी 1980 में इंदिरा जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर के आ गई और उन्होंने 1981 में अधिनियम को विश्वविद्यालय को भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए संशोधित किया। उन्होंने बोला कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जो शुरू में
एमओ कॉलेज में था और बाद में एएमयू बन गया। धारा 5 के तहत विश्वविद्यालय की शक्तियों को भारत के मुसलमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक नया खंड शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। सोचिए, इंदिरा जी या जवाहरलाल नेहरू या ये परिवार जो है मुसलमानों के कितना बड़ा हितैषी है कि इन लोगों ने 1981 में एमयू एक्ट में फिर से संशोधन कर दिया और ये बोला कि ये माइनॉरिटी स्टेटस है। अब देखिए 1981 में ये तमाशा हो गया। 2005 में एएमयू ने अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करके मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मेडिकल ग्रेजुएशन में 50% सीटें आरक्षित कर दी। बताइए, 50% मुसलमान एएमयू में मेडिकल डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये रिजर्वेशन आ गया। अब बताइए, इसमें इन लोगों ने ये नहीं देखा कि हाँ एसटी, एससी और बाकी ओबीसी का क्या नुकसान होगा, तो हो गया। अब 2005 में किसकी गवर्नमेंट थी? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी। सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी उसको। इसे डॉक्टर नरेश अग्रवाल बनाम भारत संघ ने चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एस अजीज बासा पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था कि एमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। संघ और विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि एस अजीज बासा को 1981 के संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी का तर्क था और सरकार का तर्क था, इसलिए ये मुस्लिम छात्रों के लाभ के लिए प्रावधान कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति को रद्द कर दिया और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विशेष आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अजीज बासा के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के अमेंडमेंट को भी एक तरफ कर दिया। 2006 में, अब देखिए 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और 2006 में वही मनमोहन सिंह की सरकार, केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। मतलब इनको ये चाहिए था कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है माइनॉरिटी का होना चाहिए, वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए किया था। 24 अप्रैल 2006 को जस्टिस केजी बालाकृष्णन और डीके जैन की खंडपीठ ने एमयू के आरक्षण नीति पर रोक लगा दी। जस्टिस केजी बालाकृष्णन किस तरीके से अपॉइंटमेंट कैसे थे वो उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। डीके जैन को तो मैं पर्सनली जानता हूं, उनके सामने मैंने एडवाइजरी बोर्ड दे ली है, इंदौर में भी और बंबई में भी। नीति की संवैधानिकता को निर्णय लेने के लिए एक बड़ी खंडपीठ को भेज दिया गया था। 2016 में जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने ये जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस ले लिया और ये कहा कि विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार नहीं करता है। मतलब सरकार ने बोला कि हम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार नहीं करते हैं और विश्वविद्यालय जो है अकेले अपने मामले की पैरवी करता है। ये मामला सोचिए 2016 में गवर्नमेंट ने अपनी अपील को वापस ले लिया, फिर भी पेंडिंग रहा। 2019 में फरवरी के महीने में 12 फरवरी 2019 को उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अजीज बासा मामले के फैसले को 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया। अब 7 जजेस की बेंच में क्यों भेजा गया? क्योंकि अजीज बासा जो आया था, संविधान पीठ का जजमेंट था, वो 5 जजेस का था। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जिसे बोलते हैं वो 3 जजेस की होती है, डिवीजन बेंच 2 जजेस की होती है, इसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 की हो सकती है, 7 की हो सकती है, 9 की हो सकती है, 11 की हो सकती है, लेकिन 5 के बाद 7 या 9, 11, 13 की जो होगी, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को डिसाइड करने के लिए होती है। तो ये हुआ। अब इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को ये मामला आज के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के समक्ष लिस्ट हुआ, जिन्होंने मामले की सुनवाई के लिए खुद और जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 7 सदस्यीय पीठ का गठन किया था। ये हो गया 12 अक्टूबर को। उसके बाद अब जो 9 जनवरी 2024 से सुनवाई हुई है, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये 2006 से पेंडिंग है और इसमें अभी आज की डेट में जो जजेस बैठ रहे हैं वो डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, संजीव खन्ना है, ये चंद्रचूड़ साहब के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। फिर सूर्यकांत है, ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे। जेबी पारदीवाला है, ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे। दीपांकर दत्ता है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। मनोज मिश्रा हैं और एस.सी. शर्मा हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है। अपलेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा। इनके वकील कौन है? सीनियर एडवोकेट राजीव धवन है, सीनियर एडवोकेट निखिल नैयर है, सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन है, एडवोकेट टीवीएस राघवेंद्र श्रेयस है, एडवोकेट सुषमा सूरी है, एडवोकेट प्रशांत भूषण है। देख लिए, नाम पढ़ते रहिए। एडवोकेट रमेश कुमार मिश्रा है, एडवोकेट आफ्ताब अली खान है, एडवोकेट मोहन पांडे हैं। रेस्पोंडेंट कौन है? नरेश अग्रवाल थ्रू लक्ष्मी चंद्र अग्रवाल, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ लॉयर कौन है? ये अटॉर्नी जनरल है। फिर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। कोहली है, आरसी कोहली, गुरमीत सिंह मक्कर, गौरव शर्मा, अनूप कुमार, एडवोकेट एजाज मकबूल, एडवोकेट अभिनव मुखर्जी। अब ये क्या देख रहे हैं, देखो ये केस नंबर है 2286 ऑफ 2006। ये 9 जनवरी को सुनवाई शुरू हो रही है। अब ये देखिए कि इश्यूज क्या है इसमें। व्हाट आर द पैरामीटर फॉर ग्रांटिंग an educational institution minority institution under Article 30 of the Constitution? Can an educational institution created by Parliament statute enjoy minority status under? ये issues हैं, ये मैंने पढ़ के आपको बताया, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर हुआ क्या क्या है देखिए। रिटर्न सबमिशन सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, ये 9 तारीख को है। एडवोकेट शादान फरशाद एंड एम.आर. शमशाद एमयू माइनॉरिटी केस। फिर रिटर्न सबमिशन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, रिटर्न सबमिशन राजीव धवन। फिर 10 तारीख को देखते हैं क्या हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस केस के बारे में दिखा देता हूं कि हुआ क्या है। थोड़ा सा पहला सा नहीं दिखाना, नहीं वो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये आगे अगले हफ्ते मतलब केस की सुनवाई नहीं होगी। अब ये सुनवाई होगी मेरे ख्याल में 23 जनवरी से। तो 23 जनवरी के बाद में जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरा उद्देश्य था आपको इस केस के बारे में बताना कि ये केस क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। आप इस केस के ऊपर नजर रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसके बारे में जो भी और आगे कुछ डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। आपसे
प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो यूपीआई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा मैं अपेक्षा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सहयोग देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।